दोस्तों वेलकम है आपका अगेन ऑफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू पार्ट में। ये वाला जो पार्ट है ये भी व्याख्यानों के ऊपर है और मैं आप लोगों को फिर कहने वाला हूँ ये भी पिछले दो पार्टों की तरह डिटेल में नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बनाने लग गया तो पूरा दिन निकल जाएगा यहीं पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में बताया था, जो व्याख्यानों होती है वो युनची के साथ मिल के ना क्या ना इंगर पे ना गुलामी का निशान लगा देती है। इसके बाद फिर जो क्या ना इंगर है वो युनची की गुलाम बन गई है। इन ना प्राइमर के ऑफ के बाहर फिर ना एक रियल गॉड आ जाती है और ये वही जो लड़की होती है ये इवल गॉड की बीवी होती है। इसको ना आज से कई साल पहले ना कई सारे गॉड्स ने मिल के ना इसको धोखे फिर ना प्राइमर के ऑफ के बाहर फेंक देता है। जिस वजह से जो इवल गॉड होता है वो ना इन गॉड्स के साथ लड़ पड़ता है अपनी बीवी को बाहर फेंकने की वजह से। मैं आपको पहले बता दूं जो प्राइमर के ऑफ की बाहर की दुनिया है वो अच्छी जगह नहीं है। वहां पर अगर एक रियल गॉड भी पैदा अरफा रहेगा ना वो भी मारा जाएगा और उस एनर्जी को कहते हैं लॉ ऑफ नथिंगनेस। जैसे जो इवल गॉड की जो वाइफ आती है ना प्राइमर क्यूफ के अंदर, तो ना वो उस वक्त के जितने भी बादशाह होते सबको मारना चाहती थी और जितने भी इंसान होते सबको मारना चाहती थी। तो फिर जो युनची होता है ना वो ना उन सारे बादशाहों की ना तरफ से ना आके जाता है और उसके साथ बातचीत करता है। फिर ना वो जो होती है वो मान जाती है युनची की बात और वहीं फिर ना युनची को लेकर चली जाती है कहीं दूर। और इस वक्त जो व्याकिन्यू है वो मून गॉड एम्प्रेस बन चुकी है, यानी जो मून गॉड बादशाह मैंने आपको पहले ही कहा था वो मर चुका है। तो उसके बाद जो व्याकिन्यू होती है वो मून गॉड एम्प्रेस बन जाती है। ऐसे करते करते बहुत सारा अरसा गुजरता जाता है और जो युनची होता है वो इवल गॉड की वाइफ के साथ ना फ्री होता जाता है जरा। पीपल गॉड की वाइफ कहती है आज से कई साल पहले मेरे साथ साथ ना और भी 900 डीमंस थे, वो भी प्राइमर की ऑफ के बाहर फेंक दिए गए थे और उनकी जो पावर लेवल है ना वो भी गॉड लेवल पे है। पीपल गॉड की वाइफ कहती है मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आज से कुछ साल बाद वो भी क्या नाम है इसी वर्ल्ड में आ जाएंगे तो फिर वो लोग खुद ही तुम्हें मार देंगे पकड़ के। ये सुन के जो युनची होता है उसकी मिन्नतें करते हैं, कई बार कहते हैं कि आप कुछ करो, आप उनको रोको। ये सुन के वो कहते हैं कि मैं अपने लोगों के खिलाफ किसी सूरत में नहीं जाने वाली, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा दुख बर्दाश्त किया, तो मैं आप कैसे उनके खिलाफ जो। फिर ऐसे करते करते कई सारा अरसा गुजर जाता है और फिर वो जो इवल गॉड की जो वाइफ होती है ना वो ना व्याकिन्यू के पास एक दिन जाती है और फिर वो व्याकिन्यू को देखती है और वो कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। फिर यहाँ पे ना कट कर दिया जाता है, यानी हमें नहीं बताया जाता नॉवल के अंदर तो उनके बीच में आपस में क्या बातें हुई हैं। इवल गॉड की वाइफ कहती है उनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे भी प्राइमर क्यूफ के बाहर जाना होगा और ये जो प्राइमर क्यूफ के अंदर आने का जो रास्ता है ना इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। ये बात सुन के जो युनची होता है उसको बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो इवल गॉड की वाइफ है ये बाहर जाए वापस, क्योंकि उधर इसको पता था चली गई तो ये मर जाएगी। अब फिर एक दिन वो आ ही जाता है जब इवल गॉड की वाइफ होती है वो प्राइमर क्यूफ को छोड़ के जा रही होती है और इस टाइम ना जो युनची का जो सबसे बड़ा जो डिफेंस होता है ना वो भी खत्म होने वाला होता है। इस टाइम ना युनची से सब लोग डरते थे, लेकिन अब जैसे ही वो इवल गॉड की वाइफ चली जाएगी जाहिर सी बात है युनची से कौन डरेगा। लेकिन वहां पे ना अचानक से जो प्राइमर क्यूफ के अंदर आने का रास्ता है वो पूरी तरह खुल जाता है और वहां पे ना शैतान निकल के इसी वर्ल्ड में आने लगते हैं। ये देखकर जो इवल गॉड की वाइफ होती है वो उनको रोकने की कोशिश करती है और कहते हैं कि जो प्राइमर क्यूफ है अभी हमारी दुनिया नहीं है, ये जो हमारी पावर है ना इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन वो जो डीमन होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम इसमें आके ही रहेंगे यार सूरत में, हम और उस जगह नहीं रह सकते, वो बहुत ही ज्यादा गलत जगह है। इवल गॉड की वाइफ उन डेमंस के साथ लड़ती है उसी प्राइमर क्यूफ की ना, यानी एक तरीके से आप क्या ऐसे कह सकते हैं एक पोर्टल टाइप खुली हुई जगह होती है, वहां पे खड़े होकर लड़ते हैं ये सारे आपस में। यहाँ पर इस वर्ल्ड के जितने भी जो ताकतवर जो यानी किंग होते हैं ना वो भी इवल गॉड की वाइफ के साथ मिलकर लड़ते हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन इनकी जो पावर होती है बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। फिर वहीं पे ना जैस्मीन आ जाती है, क्योंकि वो इस टाइम ना इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है और इवल गॉड की वाइफ से जरा कमजोर है। तो फिर वो भी इवल गॉड की वाइफ के साथ मिलकर उनको बाहर धकेलने लग जाती है। मगर उधर ही जो एक और जो गॉड एम्परर होता है ना जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और जिसकी रुनची बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो ना जैस्मीन की पीठ पे वार करके उसको भी इवल गॉड की वाइफ के साथ ही ना प्राइमर के उसके बाहर फेंक देता है। यहीं पे जो युनची होता है वो वैनी तौर पे फटक जाता है। फिर तो कहता है कि तूने मुझसे वादा किया था कि तुम लोग जैस्मीन को कभी भी कुछ नहीं करोगे, इस वजह से तो मैंने इवल गॉड की वाइफ को बनाया है। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मुझे पता है मैंने वादा किया, कहता है लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही दुख है। मैंने सोचा कि जैस्मीन भी हमारी वर्ल्ड के लिए खतरा है क्योंकि उसके पास भी इवल पावर है, तो मैंने सोचा कि एक ही तीर से दो निशाने मार देते हैं आज। ये बात सुन के जो युनची की जो डेवल पावर होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बाहर निकलने लग जाती है और हर तरफ फैलने लग जाती है। तो ये जो चीज होती है ये व्याकिन्यू को महसूस हो रही होती है और वो युनची को बार बार ना शांत कर रही होती है, कहते हैं कि तुम गुस्सा ना करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मगर जो युनची होता है उसकी सुनता नहीं है और वो शांत नहीं होता और उसकी जो डेवल पावर होती है वो बाहर आ जाती है। जिस वजह सारे लोगों को पता लग जाता है जो युनची है वो ब्लैक एनर्जी कल्टीवेट करता है, क्योंकि जो गॉड इलम के लोग हैं ना ये ब्लैक एनर्जी को बुरा मानते हैं। ये जो ब्लैक एनर्जी की इनको लगता है जो ब्लैक एनर्जी कल्टीवेशन करता है वो शैतान है, यानी एक डेवल है। जो ब्लैक एनर्जी कल्टीवेट करते हैं उनका जो इलाका है वो नॉर्थन रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदे हैं वो नॉर्थ रीजन नहीं जा सकते। वहां पर जो ब्लैक एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इनको कमजोर कर देती है और इनको मार देगी हल्का करके। और जो नॉर्थ रीजन है वहां से कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता, ये लोग गॉड एम्परर है सारे मिलकर उसको मार देंगे पकड़ के। और फिर जो युनची होता है उसकी ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है और जो वैकिन नहीं होते वो युनची को नहीं रोक पाती। ये जैसे ही जो गॉड एम्परर देखते हैं ये
यूनची की हालत, तो वो फिर अपने इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जो बहुत से गॉड एम्परर है ना, वो यूनची से नफ़रत भी करते हैं। तो बहुत से जो गॉड एम्परर है, वो यूनची की ब्लड लाइन भी लेना चाहते हैं इवल गॉड की। ज़ाहिर-सी बात है, जो यूनची की जो प्रोटेक्टर थी इवल गॉड की वाइफ़, वो तो चली गई, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी लड़की, वो थी जैस्मीन। ये जितने भी गॉड एम्परर मिल के भी जैस्मीन को नहीं रोक सकते। तो वो भी अब चली गई है, जिस वजह से अब जो यूनची है उसको कोई भी प्रोटेक्ट करने वाला नहीं बचा। फिर वो लोग ना यूनची को मारने का बहाना ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि तू इवल बन चुके है, क्योंकि तेरे पास इवल एनर्जी है। फिर वो व्याकिन्यू कहते हैं तू भी इसकी वाइफ है, तो तू भी जाहिर सी बात है यूनची का ही साथ देगी। ये सुन के जो व्याकिन्यू कहते हैं कि नहीं, मैं इसका साथ नहीं दूंगी, मैं इस टाइम मून गॉड एम्प्रेस हूँ, तो मैं अपने मून गॉड रिलम का ही साथ दूंगी। और कहते हैं कि यूनची को तो अब मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। ये बात सुन के जो यूनची होता है उसका दिल बहुत ही ज्यादा बुरी तरह टूट जाता है, और उसकी आंखों फिर अपने आप आंसू निकलने लग जाते हैं, और वो जो आंसू होते हैं हल्का हल्का करके उनकी जो कलर होता है वो रेड हो रहा होता है। इसका मतलब है कि वो जो यूनची अब उसकी आंखों से खून निकल रहा है, और वो जितने भी जो गॉड एम्पर होते हैं वो यूनची की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। ये देखकर जो क्या नहीं इंकर होती है, जाहिर सी बात है वो यूनची की नुकरानी है, तो उसका फर्ज है यूनची को बचाना। वो चाहे जो मर्जी सोचे, चाहे जितनी मर्जी यूनची से नफरत करे, वो बचाएगी हर सूरत में, क्योंकि उसके ऊपर गुलामी का मार्क है इस टाइम। ये देखकर जो क्या नहीं इंगर का जो फादर होता है, वो क्या नहीं इंगर को ना पकड़वा लेता है अपने बंदों की वजह। वो कहता है कि इसको रोक के रखो। उसका फादर इंतहाई दुनिया का खबीस तरीन बंदा है, ये इंसान भी नहीं कहा जा सकता। ये अपने मकसद की खातिर कुछ भी कर लेगा। ये भी यूनची से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, और ये एक गॉड एम्परर है। ये लोग ना सारे आपस में ना मिल के ना यूनची को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्याकिन्यू होती है वो कहती है कि यूनची को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। फिर उनके जितने भी जो फायर होते हैं वो मान जाते हैं। फिर जो व्याकिन्यू होती है अपनी तलवार के अंदर अपनी एनर्जी इकट्ठी करने लग जाती है। यूनची को कहते हैं कि अब तुम मरने वाले हो, और यूनची पे जैसे ही अटैक करती है उसी वक्त में जो क्या ना इंगर होती है वो ना यूनची के पास एक पत्थर पहनती है, जो है ना यूनची को ना यहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है, और ये पत्थर यूनची को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देगा। ये देखकर जितने भी जो गॉड हिलन के लोग होते हैं वो यूनची को ढूंढने लग जाते हैं, ताकि हम इसको पकड़ के मार सके। फिर वही वाला जो गॉड एम्पर होता है जो जैस्मीन को जिसने बार फेंक होता है, और ये यूनची का बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त होता है, जिसने वादा किया था कि वो यूनची और जैस्मीन की ना हमेशा प्रोटेक्शन करेगा। तो ना वो ना यूनची के जो प्लेनेट है ना जहाँ पर यूनची रहता है, यानी ब्लू पोल स्टार, उसका जो पता है वो अपना आप कर देता है, सबको बता देता है। और यूनची के ना प्लेनेट को मिलके सारे मिलके उड़ाने चले जाते हैं। उनको पता है जो यूनची है वो अपने घर से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। तो ऐसी बात है, अगर हम ये कहेंगे आप तेरे प्लेनेट को उड़ा रहे, तो यूनची खुद ब खुद निकल के सामने आ जाएगा। ये बात यूनची तक भी पहुंच जाती है, और यूनची भी अपने प्लेनेट को बचाने के लिए वहां से फिर निकल जाता है, और यही बात फैकिन्यू को भी पहुंच जाती है, और फैकिन्यू भी वहां पे चली जाती है, और अपने साथ ना अपना यानी एक नौकर ले जाती है, जिसकी ना स्पीड पूरे गोल्ड रीलम में ना सबसे ज्यादा तेज है। और फिर वहीं पे यूनची भी आ जाता है, और वहां पर फारे होते हैं, और फिर वो फारे मिलकर यूनची पे अटैक करते हैं। और इस बार भी यूनची कोशिश करता है कि मैं इनसे बच जाऊं, लेकिन इस बार जो यूनची होता है उसकी कोशिश होती है कि ना मैं ना अपनी बॉडी ब्लास्ट करके ना इन सबको मार दूं, मगर उसको पता है कि मैं चाहे जितनी मर्जी पावर निकाल लूं, इनमें से कोई भी नहीं मरेगा, क्योंकि इनका जो लेवल है बहुत ही ज्यादा है। थोड़ी देर बाद जो यूनची होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और उसके मुंह और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है बहुत ही ज्यादा। और फिर जो व्याकिन्नी होती है वो यूनची के पास आते हैं, जब यूनची घुटनों के पास गिरा पड़ा होता है, और उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त नजारा दिखाती हूँ, और उसी वक्त में जो ब्लू पोल स्टार होता है उसको उड़ा देती है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है। जब तक जो यूनची होता है उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लग जाता है, और उसकी जो पूरी बॉडी होती है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, और बिल्कुल एक लाश की तरह बन जाता है। और फिर वो हल्का बोलता है और कहता है कि व्याकिन्नी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और भी सब कोड एम्पर उसको देख कर कहते हैं कि मैं तुम सबको अगर तुम्हारे घुटनों पे ना लेके आया ना, तो मैं यूनची नहीं होऊंगा। और कहते हैं तुम्हारे जितने भी स्टार्स है मैं सबको तोड़ दूंगा, तुम्हारा पूरा का पूरा रीलम बर्बाद कर डालूंगा। क्योंकि जो यूनची की आंख होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल इरादों से बनी पड़ी होती है। ये देखकर जितने भी जो कोड एम्पर होते हैं वो कहते हैं जल्दी से इसको मार दो। फिर व्याकिन्यू अपनी फोर्ट के अंदर पावर जमा करने लग जाती है, और फिर यूनची गर्दन उतारने लगते हैं। मगर यहाँ पे एक बार फिर मुंह फानी आ जाती है, जो यूनची की टीचर है, सेकंड टीचर है जैस्मीन के बाद। ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड होती है, लेकिन वो सारे मिल के ना उसको मार देते हैं यूनची की टीचर को। ये देखकर जो यूनची होता है उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, और फिर जो यूनची होता है जल्दी से जाके अपनी टीचर को पकड़ लेता है, क्योंकि वो नीचे गिर रही होती है, और उसकी गोद में ना रोने लग जाता है यूनची। तो फिर जो यूनची की जो टीचर होती है वो कहते हैं तुमने याद है मुझसे एक सवाल पूछा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? कहती है कि मेरा जवाब हाँ है। और उसके चेहरे पे हाथ रख के कहती है मेरी फिर इतनी ख्वाहिश है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारो। तो हल्का सा बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और वहीं पे वो मर जाती है। यूनची के हाथ में ना एक पत्थर दे देती है, वही वाला पत्थर होता है जो यूनची को ना टेलीपोर्ट कर देगा कहीं पर भी। फिर जो यूनची होता है अपनी टीचर को फोर पे गले लगा के रोने लग जाता है, और हल्का हल्का करके जो यूनची होता है वहां से गायब होने लग जाता है, यानी टेलीपोर्ट हो रहा होता है। और एक दफा फिर गॉड रिलम के जितने भी एम्परर खड़े होते हैं उनको घूर के देख के कहता है किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं बख्शूंगा, ताकि जब मैं वापस आऊंगा तो पूरा का पूरा गॉड रिलम खून के अंदर नहाएगा। और वहीं पे जो यूनची होता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है। और इस बार जो यूनची होते हैं टेलीपोर्ट वो नॉर्थ रीजन में टेलीपोर्ट होता है, यानी जो डेवल्स का रीजन है, जिनको ये लोग डेवल डेवल बुलाते हैं। भी यहीं पे जो यूनची होता है हल्का हल्का करके अपनी एक आर्मी खड़ी करता है, वो डेवल क्वीन से शादी कर लेते हैं यहाँ की, जो यूनची से बहुत ही ज्यादा प्यार करती होती है, और उसके साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी करता है।
और फिर गोल्ड रिलम पे अटैक करते हैं। और जब वो अटैक करते हैं तो पूरा का पूरा गोल्ड रिलम कांप रहा होता है। युनची ने एक दिन में गोल्ड रिलम की आधी आबादी मार के खत्म कर दी होती है। और उसका ऑर्डर फिर यही होता है, जो भी दिखे इंसान मार दो, उसे किसी को भी ना देखो और हर एक फैक्ट को तबाह कर दो, सिवाय एक फैक्ट को छोड़ के, जो फ्रोजन क्लाउड फैक्ट है, यानी जो युनची की टीचर का फैक्ट था। फिर ऐसे करते करते सारे जो वर्ल्ड होते हैं, सारे जो गोल्ड रिलम के जितने भी जो किंग होते हैं, उनको एक एक करके युनची मार देते हैं। इस बारी आती है व्याकिन्यो के किंगडम की, तो मून गोल्ड रिलम है। फिर जो युनची होता है उसके रिलम के बाहर आके खड़ा हो जाता है, फिर अब अकेला खुद ही। जो व्याकिन्यो होते हैं उसको पता लग चुका होता है जो युनची है वो बाहर आ चुका है, और उसको भी इस टाइम डर होता है अंदर से युनची का। जो व्याकिन्यो होती है वो युनची की तरफ देखती है, और इस बार जो युनची होता है उसके चेहरे पे जरा ही मुस्कुराहट नहीं, यानी एक तरीके की उदासी और बहुत ही ज्यादा कोल्ड बिहेवियर होता है। यानी आपको पता तो है जो युनची है वो मजाकिया टाइप बनता है, लेकिन इस बार जो युनची होता है बिल्कुल कोल्ड हो चुका होता है। और व्याकिन्यो अपने दिल में सोचती कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा बदल गया है। फिर युनची होता है वो व्याकिन्यो के पास आता है और उसको कहता है कि याद है तुमने जब मुझे पकड़ना चाहते थे तुम लोग, तो तुमने मुझे एक नजारा दिखाया था जिसमें तुमने ब्लू पोल स्टार को उड़ा दिया था। तो कहता है कि मैं भी आज तुम्हें एक और ऐसा नजारा दिखाना चाहता हूँ। और व्याकिन्यो का कंधा पकड़ के उसको ना मून गोल्ड रिलम की तरफ घुमा देता है, फिर अपना इशारा करता है मून गोल्ड रिलम की तरफ, और वहीं पे जो मून गोल्ड रिलम होता है ब्लास्ट कर जाता है। पूरा का पूरा मून गोल्ड रिलम तबाह हो जाता है। मून गोल्ड रिलम भी एक प्लेनेट की तरह है, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है युनची। कहते हैं कि अब तुम्हें नजारा देखकर कैसे लग रहा है। उसी वक्त जो व्याकिन्यो होते हैं उसका दिल कांप जाता है ये सीन देखकर। अभी युनची एक शैतानी टाइप मुस्कुराहट देता है और व्याकिन्यो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जो व्याकिन्यो होते हैं वो युनची फिर मुकाबला करती है। और थोड़ी देर बाद जो युनची होता है वो व्याकिन्यो को ना फाइट के अंदर हरा देता है, और फिर जो व्याकिन्यो होती है वहां से बच के भागने लग जाती है, और युनची उसका पीछा करके अब उसको पूरी तरह मारना चाहता था। और फिर जो व्याकिन्यो होती है अबीफ ऑफ नथिंगनेस नाम की एक जगह पे आ जाती है, जो एक बहुत ही ज्यादा गहरी खाई होती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता, क्योंकि जो भी एक दफा इस खाई के अंदर गिर जाए वो कभी भी बाहर नहीं आता। फिर जो युनची होता है वो ना व्याकिन्यो को ना गर्दन से पकड़ के ऊपर उठा लेता है और व्याकिन्यो के पेट में अपनी तलवार मारने ही लगता है, मगर वो व्याकिन्यो का चेहरा देखकर रुक जाता है, क्योंकि जो व्याकिन्यो होती है उसकी वाइफ रह चुकी होती है। और युनची का हाथ यहीं पे कांपने लग जाता है। ये बात देखे जो व्याकिन्यो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कई दफा कहा है कि तुम्हारी वीकनेस बहुत ही ज्यादा बड़ी है, क्योंकि तुम अपनों को कभी भी नहीं मार सकते। और फिर जो व्याकिन्यो होते हैं वो युनची को ना धक्का देके सीधा उस खाई के अंदर खुद ही जाकर कूद जाती है। अभी जो युनची होता है उसको लगता है कि जो व्याकिन्यो मारी जा चुकी है, लेकिन उसका जो दिल होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है और उसकी आंखों से फिर आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर कुछ अर्से बाद ना जो युनची होता है उसको व्याकिन्यो की असलियत पता चल जाती है कि ना जो भी व्याकिन्यो ने किया वो सबको युनची की खातिर ही किया है। क्योंकि जब व्याकिन्यो युनची को मारना चाहती थी ना, तो उस वक्त ना उसने अपनी तलवार के अंदर ना अपनी कल्टीवेशन नहीं जमा की थी, यानी अपनी मारने वाली एनर्जी कर जमा नहीं की हुई थी। उसने ना एक टेलीपोर्टेशन एनर्जी जमा की हुई थी, जो अब चौथे नंबर का ट्रेजर है। और उसको ये ट्रेजर ना इवल गॉड की वाइफ ने दिया था जाने से पहले। उसको लगते ही जो युनची होता वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता कहीं सेफ जगह पर, लेकिन उसी वक्त जो क्या नहीं करते हैं वो युनची को खुद ही टेलीपोर्ट कर देती है। और जब दूसरी दफा भी जो व्याकिन्यो होते हैं वो युनची को ना दूसरी दफा जो व्याकिन्यो होते हैं वो युनची को मारने का इशारा दिखाती है, तो उस वक्त भी वो वही एनर्जी ही अपनी फोर्ट के अंदर डालती है ताकि युनची यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाए। फिर उस वक्त मूव वानी बीच में आ जाती है, और जितनी भी जो व्याकिन्यो को सख्त बातें कहती है, यानी ये तुम्हें देखो कैसे तुम्हारा प्लान तबाह कर रही हूँ और मैं तुम्हें मारना चाहती थी कितनी शिद्दत से, ये सारी बातें ना वो युनची को ना गुफ्फा दिलवाने के लिए करते, ताकि जितने भी जो गोल्ड रिलम के अंदर बंदे हैं उन सबको ना मार दे युनची और खुद ही पूरे गोल्ड रिलम का किंग बन जाए। तो उसको पता है ये बहुत ही ज्यादा नरम दिल है, जब तक इसको उकसाऊंगी नहीं ना ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। और जो उसको प्लान तबाह करने का सीन दिखाती है ना, वो भी व्याकिन्यो ना युनची का प्लान तबाह नहीं करती, उसकी तरह ही दिखने वाला एक और प्लेनेट होता है उसको तबाह करती है। जब युनची उसको खाई के ऊपर लेके आया होता है ना और व्याकिन्यो नीचे कूद जाती, तो वो युनची को जानने से पहले एक लफ्ज कहते हैं कि याद रखना तुमने मुझे नहीं मारा। तो ये लफ्ज इसलिए बोलती है कि ताकि युनची को ना कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि उसने व्याकिन्यो को मार दिया, क्योंकि व्याकिन्यो को शक था कि आगे जाके मेरी असलियत इसको पता लग जाएगी, जिस तरह जो युनची होगा ये सारी जिंदगी ऐसे ही रह जाएगा दुख के अंदर। इस वजह से वो खुद ही फाइट कर लेती है ताकि जो युनची है उसको कभी बुरा फील ना हो। और बात रह गई कि जो व्याकिन्यो उसने सारी असलियत युनची को खुद क्यों नहीं बताई, जरूर इसको फाइट करना था, वो युनची को बता देती, युनची समझ जाता कि जो व्याकिन्यो होता है वो खुद ही चाहती है मर जाओ, क्योंकि उसका फिर एक ही मकसद होता है कि युनची को प्रोटेक्ट करना सारी जिंदगी। क्योंकि जो व्याकिन्यो होती है उसको ना खुद एनफिफ्टर गॉड ने बनाया होता है अपनी पावर से, और वो इसलिए बनाई गई होती है ताकि वो सारी जिंदगी युनची को प्रोटेक्ट कर सके और उसकी मदद कर सके। दूसरी वजह ये होती है उसकी फाइट करने की, वो ना जो मून गोल्ड रिलम है ना उसकी ये ना अपने आप को गुनहगार समझते हैं, क्योंकि जो मून गोल्ड रिलम है उसकी वजह से ही तबाह हो गया है। क्योंकि अगर वो युनची को वो फील ना दिखाती और युनची कभी ऐसी हरकत करता ही ना, इस वजह से वो मून गोल्ड रिलम को ना बहुत ही ज्यादा ना बुरा फील करती थी हमेशा से। इस वजह से उसको लगता था कि अगर मैं मर जाऊंगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब आप लोग पूछोगे यार व्याकिन्यो के आगे जिंदा है, तो मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब दे दूं, नावल अभी कंटिन्यू है और युनची भी अभी ऑफ नथिंगनेस पे जा चुका है अब तक के नॉवल के अंदर। जो अभी चार है, जो आर्थर है ना एक नंबर का ढिल्ला बंदा है। ये जो आर्थर है ना मुझे लगता है इसकी अंगड़ाइयां खत्म नहीं होती, नावल लिखता कम है, पता नहीं क्या करता है।
ना इतने महीने गुजर जाते और नॉवल के अभी तक चैप्टर नहीं आते इसकी। लेकिन मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूँ जो व्याख्यान वो बीफ ऑफ नथिंगनेस में जिंदा है, क्योंकि जो यूनची भी है इस टाइम बीफ ऑफ नथिंगनेस में ही है। दोस्तों ये इस वीडियो का आज लास्ट पार्ट था, क्योंकि जो व्याख्यान जितनी भी जर्नी है ना मैंने इन 3 पार्टों के अंदर कवर कर दी है। मैं डिटेल में नहीं थी, याद रखना मैंने शॉर्ट में बताया, बीच बीच में से बताया। हाँ दोस्तों, अगर आप अगेन ऑफ द गॉड का मानवा की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मैं इसको अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ शुरू से ही। वहाँ पर ना हर एक दिन बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।